देखिए अपना जीवन फेज मैंने आपको जहाँ तक बताया अभी मैंने, तो उसका सेकंड पॉइंट अब लिख लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाकी पॉइंट्स हमारे आएंगे, जैसे कि हम जीवन फेज को हम क्या बोलते हैं, कमिटेड स्टेज। ओके, हम इसको बोलते हैं कमिटेड स्टेज। कमिटेड स्टेज का मतलब क्या हुआ अभी बताता हूँ आपको। ओके, दिस कमिटेड स्टेज मीन्स कि अब वो सेल साइकिल के अंदर एंटर कर चुका है और वो कमिट कर चुका है कि मतलब उसने वादा निभाने का वाला सीन कर दिया कि हाँ मैं वादा निभाता हूँ कि अब मैं जीवन फेज में एंटर कर चुका हूँ, तो मैं सेल साइकिल कंप्लीट करूँगा। समझे? तो जीवन फेज में ये होता है कि कमिटेड स्टेज, इसीलिए बोला जाता है इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एक पॉइंट लिख लेते हैं कि जैसे हमारे पास होता है नर्व सेल, है ना। नर्व सेल जो होता है, सॉरी, जो हमारे पास नर्व सेल होता है, ठीक है, वो सेल साइकिल परफॉर्म नहीं करता है। ठीक है, दे डू नॉट परफॉर्म सेल साइकिल। ओके, ठीक है, तो ये सेल साइकिल ही परफॉर्म नहीं करता है जब ये एडल्ट हो जाता है। एडल्ट होने पे जब बड़ा हो जाता है तो उसके बाद ही सेल साइकिल परफॉर्म करना बंद कर देता है। ठीक है, और जो बाकी सेल्स होते हैं, जैसे कुछ कुछ सेल्स वो ना बहुत कम, अब मैं बताता हूँ आपको। जैसे कुछ सेल्स होते हैं, एक पॉइंट हमारा ये हो गया। ठीक है, जो सम सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स, ठीक है, वो ओकेजनली डिवाइड करते हैं। सम सेल्स डिवाइड ओकेजनली। ओकेजनली मतलब कभी कभार, अपनी मर्जी से, और मर्जी से भी नहीं, चलो मैं आपको इसका रीज़न भी बताता हूँ कि वो क्यों डिवाइड करते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ओकेजनली डिवाइड करते हैं, लेकिन वाई? ठीक है, और ओकेजनली डिवाइड तब करते हैं जब इंजरी हो जाती है, इन द सेंस कि अगर उनको लग जाती है या फिर वो डेथ हो जाती है, कि मर जाते हैं, तब ही डिवाइड करते हैं उस लॉस को रिप्लेस करने के लिए, उस लॉस को वापस भरने के लिए। ठीक है, ये वाले टाइप के सेल्स ना, ये रहते हैं जी नॉट फेज में। ठीक है, जी नॉट फेज में। अब भैया हम जी नॉट फेज को और क्या बोलते हैं, तो हम जी नॉट फेज को और बोलते हैं क्यूसेंट स्टेज। ओके, हम इसको बोलते हैं क्यूसेंट स्टेज। क्यूसेंट स्टेज, इसे हम क्यूसेंट स्टेज बोलते हैं। ओके, तो हम इसको जी नॉट फेज को क्यूसेंट स्टेज बोलते हैं। मैं इसको आगे बता देता हूँ जी नॉट फेज होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वाला लिख लेते हैं फेज, जी नॉट फेज। ओके, हम इसको बोलते हैं जी नॉट फेज, ऑल्सो नोन एज क्या, यू आई ई सी एन टी, क्यूसेंट स्टेज। ओके, क्यूसेंट स्टेज भी बोलते हैं इसको। तो अब ये कौन सा, ये मतलब मैं इसकी पॉइंट्स बताता हूँ आपको। ये भी मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव, ओके, ये भी मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। पर इसमें होता क्या है, ना तो ये सेल साइकिल परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ये सेल साइकिल परफॉर्म नहीं करते, और साथ ही साथ ही नंबर में इंक्रीज नहीं होते। ठीक है, दे डू नॉट परफॉर्म सेल साइकिल, और वो नंबर में भी इंक्रीज नहीं होते, एंड डू नॉट इंक्रीज इन नंबर, एंड डोंट इंक्रीज इन नंबर। ओके, तो अब होता क्या है, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, कुछ सेल से जब इंजरी होती है, अब वो क्या होगा, जब जैसे कोई सेल था, उसको मतलब लग गई या उसका लॉस रिप्लेस कर, मतलब अगर वो मर गया है, तो अब हमारे पास समझ लो 100 सेल्स थे। ठीक है, उसमें से 99 रह गए, एक मर गया। अब उस एक के लॉस को हम फुलफिल करने के लिए क्या करेंगे, इनको बाहर, इसमें से कुछ सेल्स को हम निकालेंगे बाहर जी नॉट फेज से। ठीक है, तो तो तब क्या होगा, जब तक इनको डिवाइड करने की वो नीड नहीं होती। ठीक है, जब तक इनको डिवाइड करने की नीड नहीं होती, तब तक ये जी नॉट फेज से बाहर नहीं निकलते, और जैसे ही होती है इनको इंजरी या डेथ हो जाती है, तो उस टाइम क्या करते हैं, ये जी नॉट फेज को लीव करते हैं। ठीक है, लीव करके आ जाते हैं वापस अपने जी टू फेज या एस फेज में आ जाते हैं। ओके, तो इसके बाद ये एस फेज में आ जाते हैं।
ठीक है, तो ये एस फेज में आ जाते हैं जब उनको ये काम नहीं करना होता है। तो मैंने आपको जो डायग्राम बताई थी ऐसे करके कि ये हमारा सेल साइकिल की स्टेजेस वाली, ऐसे एक बार फिर से बना लेते हैं। G1 फेज, S फेज, G2। और एक और बात बता दूं मैं आपको कि जो ये हम डिवाइड करते हैं ना ओरिजिनली में हमारे अंदर कोई फेजेस के टाइप में नहीं होता, कोई बीच में ब्रेक नहीं लगती कि हाँ ये एक फेज हो गया फिर थोड़ी देर रेस्ट हो गई है, वो कि एक फेजेस में। ये हमने सिर्फ अपनी पढ़ाई करने के लिए, जो भी हम पढ़ रहे हैं इसको समझने के लिए, अपने कंसेप्चुअल बेसिस के लिए, खुद से अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने कंफर्ट के लिए हमने इनको फेजेस में डिवाइड किया, जबकि ओरिजिनली में कोई फेजेस में डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो अब होता क्या है, जैसे भी मैंने आपको G0 फेज बताई, वो G0 फेज आती है यहाँ पर ऐसे करके। ओके, G0 फेज आ जाती है यहाँ पर। अब होता क्या है, G0 फेज में, G1 फेज से जो सेल्स होते हैं वो यहाँ पर रेस्ट कर रहे होते हैं कि हाँ अभी हमको सेल से डिवाइड नहीं कर। अब जैसे उनको यहाँ पर होता है फिर वो वापस क्या करते हैं, G1 फेज से फिर S फेज में चले जाते हैं। ओके, मतलब जब G0 फेज से इनको नीड पड़ती है डेथ वगैरह की, तो ये वापस आ जाते हैं G1 फेज में। ठीक है, तो हमारी ये चीज कंप्लीट हो गई। तो मैं आपको इसकी एक एग्जांपल भी दे देता हूँ कि हाँ जो ये G0 फेज में होते हैं, जैसे इसकी एग्जांपल आ जाती है लीवर सेल की। ओके, तो यहाँ पर लीवर सेल होते हैं, तो लीवर सेल क्या करते हैं, अगर उनको ज़रूरत पड़ती है करने की डिवाइड, तो वो यहाँ से बाहर निकल कर G0 फेज से बाहर निकल कर वापस G1 फेज में आ जाते हैं। ओके, क्लियर। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी S फेज के साथ, जो अब हमारी आ जाती है यहाँ पर थर्ड फेज। ओके, हमारी थर्ड फेज आ जाएगी यहाँ पर S फेज। अब S फेज में मैं आपको बताऊं, इस S फेज को हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, अगर आपको याद हो, हम इसको बोलते हैं सिंथेसिस फेज। ओके, हम इसको बोलते हैं सिंथेसिस फेज। तो अब इसमें हमको टाइम कितना लगता है, इसको भी लिख लेते हैं। इसमें हमको लगते हैं 6 से 8 घंटे, 6 to 8 आवर्स। ओके, 6 to 8 आवर्स लगते हैं हमको इसमें। और इस फेज में क्या होता है, जैसे मैंने आपको पिछली वाली में बताया कि क्या होता है उस फेज में, उसमें हमारी ऑर्गेनेलीज डिवाइड करती हैं, है ना। उस फेज में हमारी ऑर्गेनेलीज क्या करती हैं, रेप्लिकेट करती हैं, डिवाइड करती हैं जो ऑर्गेनेलीज, एक्सेप्ट मैंने आपको एक्सेप्शंस भी दी थी जिसमें न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस नहीं करता डिवाइड, बाकी सारी ऑर्गेनेलीज क्या करती हैं, रेप्लिकेट करती हैं, डिवाइड करती हैं। ठीक है, तो अब इस फेज में क्या होगा, इस फेज में होगा हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, इस फेज में हमारा क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। यहाँ पर हमारा डीएनए डिवाइड करेगा, 2 में हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट कि यहाँ पर वही डीएनए डबल हुआ, या उसके बाद क्या होगा, इसमें जेनेटिक मटेरियल जो हमारा, अब जेनेटिक मटेरियल में क्या आया, जेनेटिक मटेरियल में आया हमारा क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमोसोम वाला पार्ट। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डबल हो जाएगा। ओके, जेनेटिक मटेरियल हमारे पास डबल हो जाएगा इस फेज में। ठीक है, तो अब इसकी एग्जांपल हम किस हिसाब से लेते हैं कि अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जो हमने जैसे बनाया, अब G1 फेज में क्या होता है और S फेज में, ठीक है, S फेज की स्टार्टिंग में। ओके, अब मैं बताता हूँ, G1 फेज से गया S फेज, ओके, S फेज से गया G2 फेज। ओके, इस हिसाब से देखते हैं। G1 फेज में क्या होता है, हमारा क्रोमोसोम्स का अमाउंट 2C होता है, 2C रिप्रेजेंट करने का होगा, क्योंकि ऐसा क्रोमैटिड बना होता है ना हमारे, इस हिसाब से, ये देखिए इस हिसाब का होता है ना हमारा, इस हिसाब से होता है, बीच में सेंट्रोमियर लगा होता है। ठीक है, इस हिसाब का हमारा होता है ना क्रोमैटिड। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए ना। ये सिंगल क्रोमैटिड की बात करें तो हमारा क्रोमैटिड ऐसा दिखता है। ठीक है, ये हमारा सिंगल क्रोमैटिड हो गया, ये सिस्टर क्रोमैटिड हो गए, 2 लगे हुए हैं। बस एक क्वेश्चन है मेरे को भी कि हम इनको सिस्टर क्रोमैटिड क्यों बोलते हैं, ब्रदर क्रोमैटिड क्यों नहीं बोलते, डॉटर सेल क्यों बोलते हैं, सन क्यों नहीं बोलते तो चलो ये मजाक को दूर करो, पहले हम यहाँ पे बात करते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये होगी हमारी बिगिनिंग, ये होगी एंड, है ना। जब हमारा S1 फेज स्टार्ट हुआ, S1 फेज स्टार्ट होते हुए भी हमारे पास 2C थे, यहां से यहाँ 2C ही आए, पर यहां पर इसने क्या किया भैया, इसने हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन किया।
जेनेटिक मटेरियल को डबल किया, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 4C। समझे? S1 फेज की स्टार्टिंग में क्या होगा 2C, S1 फेज के एंड में क्या होगा 4C, तो उसके बाद यहाँ पे भी 4C होगा। समझे क्या? समझे ना? ठीक है, तो ये एग्जांपल दे दी मैंने आपको। साथ में एक और बात बता देता हूँ आपको, ये देखिए इस फेज में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल डबल होगा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, द अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, द अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल गेट्स डबल। ठीक है, द अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल गेट्स डबल्ड, बट the number of chromosomes, the number of chromosomes, the number of chromosomes remain same। समझे क्या भैया? दिमाग में घुसी बात? क्या मतलब? जेनेटिक मटेरियल, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये हमारा डीएनए, ये डबल हो जाएगा। अगर ये न्यूक्लियस है, इसमें जेनेटिक मटेरियल ये था, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक ऐसा बन जाएगा। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल गेट्स डबल्ड बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। अगर 5 क्रोमोसोम्स थे तो 5 क्रोमोसोम्स रहेंगे। ह्यूमन के सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर, याद है ना, पढ़ा हुआ है। ओके, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस के पास। तो उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल डबल होगा पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वुड रिमेन सेम। समझे? अब इसका अगला पॉइंट हम बात करें, यहाँ पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, और सेंट्रियोल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन होगी। ओके, तो हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिए होता क्या है, अगर मैं आपको बताऊं, ये हमारा होता है सेल, ये सेल, ये बीच में न्यूक्लियस। अब हमारे पास ना सेंट्रियोल होता क्या, पहले मैं आपको बताऊं सेंट्रियोल होता क्या है। ठीक है, सेंट्रियोल प्लांट्स में तो पहली बात एब्सेंट होता है, एनिमल्स में होता क्या, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर परपेंडिकुलरली अटैच्ड, इस हिसाब से होता है। ओके, ये हो गया हमारा सेंट्रियोल। अब होता क्या, ये डबल होता है। जैसे डबल हो जाएगा ना, ये मैं आपको थोड़ा सा आगे का बता रहा हूँ, जो आगे पढ़ना है उसमें क्या होगा आगे जाकर सेल में, ये 2 हो गए, फिर ये जाके ना ऊपर 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 एक इधर आ जाएगा, दोनों पोल्स पे लग जाएंगे, एक सेंट्रियोल इधर, एक सेंट्रियोल इधर, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलरली अटैच। फिर यहाँ से न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाएगा, यहाँ पे हमारे क्रोमोसोम्स होंगे ना, जो ऐसे करके वो क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाएंगे, ऐसे ऐसे करके क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाएंगे, फिर इनके साथ स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे। ठीक है, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं ऐसे करके। मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी आपको समझ नहीं आएगा ये चीज़ें। यहाँ पर काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, ये सारी चीज़ें बाद में समझाता हूँ। पहले टॉपिक से अटैच रहिए, जो भी पढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ज़्यादा आगे जंप नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारी सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन होती है। पहले इतना समझ लो कि सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन होती है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इन साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म में ये होता है। उसके बाद क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन दिस फेज। क्या होता है भैया, हिस्टोन proteins are synthesized in this phase। ठीक है, are synthesized in this phase। ओके, हिस्टोन प्रोटीन्स बनते हैं यहाँ पर। ओके, होगी ना ये बात क्लियर? अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन खटका गया, तो क्वेश्चन दिमाग में आया कि भैया ये आपने ये चीज़ बताई नहीं कि ये हिस्टोन क्या होता है। ये हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स आखिरकार होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हिस्टोन प्रोटीन्स क्या करते हैं। हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स हमारे डीएनए को, ओके, हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए को न्यूक्लियोलस में होते हैं। सबसे पहली बात ये होते हैं न्यूक्लियोलस में। ठीक है, ये होते हैं न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट, और ये हमको डीएनए को क्रोमैटिड, ठीक है, डीएनए को क्रोमैटिड में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। डीएनए से क्रोमैटिड बनाने में हेल्प करेंगे, बाइंड करने में हेल्प करते हैं। ये होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी स्टिक टू द टॉपिक। ठीक है, तो अभी हम जहां तक पढ़ रहे हैं पहले उसी पे स्टिक रहते हैं और अच्छे से उसको समझते हैं कि वो चीज़ें क्या हैं।